बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। फाइनली आज एमडी कैट 2025 का पेपर हो चुका है और मेरी नाक़िस राय के मुताबिक ये एक बैलेंस पेपर है। कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल सेक्शन नहीं है, कोई बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आसान नहीं है। एक मीडियोकर सा जो है ना वो ये पेपर है। 3 से 4 कुछ सवालात ऐसे हैं जिस पर हम थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं, थोड़ा सा वो हमें कंफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। और पेपर को ख़राब करने के लिए 2 से 3 एमसीक्यूज़ ही बहुत होते हैं, जो जहाँ कहीं पर भी डॉज देने में अगर कामयाब हो जाएं तो वो हमारा पेपर जो है ना वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। एनी हाउ, अभी तक तो फ़िलहाल यूएचएस की कोई की अपलोड नहीं हुई, तो मैं आप लोगों के साथ इस एमडी कैट पेपर की जो है ना वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरी एक पर्सनल कह लें कि सारी की सारी जो है ना वो राय है विद लॉजिक्स और रीज़न के साथ। की जो है वो इससे डिफ़र कर भी सकती है और की डिफ़र नहीं भी कर सकती है, लेकिन हमने जितने भी सवाल पढ़ने हैं अभी डिस्कस करने हैं वो अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर जितने भी पॉइंट स्टे करते हैं ना उनके भी हाफ के ऊपर जो है ना ये डिस्कशन हमने पूरी करनी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे शदीद वेट में हैं इस चीज़ को लेकर के। वो जो पेपर आज कर चुके हैं उसमें उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की या नहीं की। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। 82 जो मेरे पास ये पेपर की एक पीडीएफ है, ये 82 से हमारे पास जो है ना वो एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं केमिस्ट्री के। और सबसे पहला वो कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन है जो आप लोगों को बेहतरीन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन के। तो अगर हम जनरली ये देखें कि रिडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास जो हम डेफिनेशन करते हैं तो इसमें आप लोगों के पास डेफिनेशन जो बनाई जाती हैं वो ये है कि जी जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का कम्बिनेशन जो है ना वो रिडॉक्स कहलाता है। तो इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है और हमारे पास यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसफरिंग है फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज़ टू एन अदर, ये वो पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स या केमिकल स्पीशीज़ हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज होने के साथ चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। अगर इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस आपको विद रिस्पेक्ट टू दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद हैं तो फिर हम लोगों को ऑप्शन फाइंड आउट करने में कतई कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे पास इस एमसीक्यूज़ का बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास यहाँ पर बेस्ट आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ में बीटा ऑप्शन ठीक होना चाहिए। 83 में देखें, वो कहता है कि मेथनॉल की फॉर्मेशन करनी है आपने और रिडक्शन करवानी है। ठीक है, और नीचे अगर हम लोग ऑप्शंस देखते हैं तो हम लोगों को क्लियर कट नज़र आ रहा है कि सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। जनरली हम लोग ये जानते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होती हैं वो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल में, और जो कीटोन्स होती हैं वो आप लोगों के पास सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होती हैं ऑन रिडक्शन। और इस रिडक्शन को करवाने के लिए आप कैटालिटिक रिडक्शन या वो सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला रिएक्शन ज़हन में लेकर आते हैं। अब चूँकि एक कार्बन वाली अल्कोहल बननी है तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे पास रिएक्टेंट के अंदर भी एक कार्बन वाली कोई एल्डिहाइड और कीटोन होनी चाहिए। एक कार्बन वाली कीटोन होती कोई नहीं तो अल्टीमेटली वो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, वो फॉर्मल्डिहाइड है। सो 83 एमसीक्यूज़ का अल्फा ऑप्शन है। आईयूपैक नेम ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड, इसको बेहतरीन वे ये है कि आप ओपन करें। अगर पेपर में आता भी हो तो इसको ओपन करके चलाएं
तो ये हमारे पास कुछ ये स्ट्रक्चर बनता है CH3 कार्बन, फिर आपके पास CH3, फिर आपके पास CH3 और इधर हमारे पास यहाँ पर कार्बन और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे और देन हमारे पास ये ब्रोमीन। कॉमन नेम अगर मैं इसका लेकर आऊँ ना तो ये नियोपेंटाइल हेलाइड या ब्रोमाइड हमारे पास कहलाता है, नियोपेंटाइल। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में आएगा कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। तो 2 के ऊपर आप लोगों के पास मिथाइल की ब्रांचेस लगी हुई हैं तो 2,2 डाई मिथाइल और आपके पास 1 के ऊपर ब्रोमो लगा हुआ है तो ये 1 ब्रोमो में आएगा। और जाहिर सी बात हम जानते हैं कि जब हम लोगों ने नाम देने हों तो हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 ब्रोमो पेंटेन का कोई चांस नहीं, 1 ब्रोमो 2,2,2 ट्राई मिथाइल इथेन का कोई चांस नहीं, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन इज़ योर करेक्ट आंसर। सो इस MCQs में चार्ली करेक्ट हो जाएगा। सो 84 में चार्ली इज़ द राइट आंसर। 84 देखेंगे बच्चे, हम लोग कहते हैं सर कि हमारे पास विच वन शोज एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी क्या था अगर आपको याद हो कि हमारे पास यहाँ पर इफ द इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर एन आइसोट्रोपी कहलाता है। और ये पर्टिकुलरली हमारे पास यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है ना वो फीचर होता है, पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये एक अदद फीचर होता है। तो वुड तो हमारे पास क्रिस्टलाइन ही नहीं है, कोक हमारे पास क्रिस्टलाइन ही नहीं है, जेमस्टोन और अगर हमारे पास यहाँ पर ये ग्रेफाइट के ऊपर आप आ जाते हैं तो इसमें से जो करेक्ट या प्रायोरिटी में आपके पास हैं दोनों बेशक क्रिस्टलाइन सॉलिड, बट जो आपके पास प्रायोरिटी में जाएगा वो ग्रेफाइट होगा। बुक की एग्जांपल है कि अगर आप इस ग्रेफाइट में पैरेलल टू दी लेयर अगर करंट पास करवाते हैं तो वो करंट पास हो जाता है और ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, कंडक्टर कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करंट गुजारेंगे तो करंट नहीं गुजरेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवेलेबल ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई आपके पास यहाँ पर ये हम लोगों को एन आइसोट्रोपी शो कर सकता है। सो 85 में डेल्टा करेक्ट आंसर है। इन अ यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल इट इज द एंगल बीटा बिटवीन, हम लोगों ने एंगल बीटा ढूंढना है। वैसे तो बहुत आसान है और कोई इतना मुश्किल नहीं, अभी तक के ये सारे सवाल जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी के हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं लगती है। जनरली जब ये यूनिट सेल की डायमेंशंस हम लोग याद करवाते हैं ना बच्चों को तो मैं एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाया करता होता हूँ जो हमारे पास ना काम आ भी सकता होता है, ठीक है, जो हमारे पास आ भी सकता होता है। ये मैंने यूनिट सेल आपके सामने बनाया है, उसका एक हाफ पोर्शन सा, ये इसका x एक्सेस है, ये इसका y एक्सेस है और ये इसका z एक्सेस है। अगर आपने x एक्सेस पर लेंथ जो है वो a रखी हुई है, y के ऊपर आप लोगों ने b रखी हुई है और z के ऊपर आपने c रखी हुई है, तो मैं बच्चों को अक्सर कहता हूँ कि आप एक रट्टा लगा लो कि A फॉर अल्फ़ा, B फॉर बीटा और C फॉर गैमा। ये एक जनरली वैसे ही याद कर लें आप, और जब आप याद कर लेते हैं तो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान जो एंगल होगा ना वो आपके पास गैमा होगा, बीटा और गैमा के दरमियान एंगल जो होगा वो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा और गैमा के दरमियान एंगल बीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर उसने एंगल बीटा कहा है तो वो आप लोगों के पास यहाँ पर अल्फ़ा और गैमा के दरमियान होना चाहिए, और अल्फ़ा और गैमा का जो ऑप्शन आप लोगों के पास बनता है वो चार्ली ऑप्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सी ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट MCQs आसान है, वो कहता है जी पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये बहुत ही इजी बिल्कुल हल्का सवाल है,
तो हमारे पास इधर ये कॉपर आ जाएगा। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर हमारे पास आता है तो इसको हम लोग यहाँ पर डेल्टा कहेंगे। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन, और वो भी ग्राउंड स्टेट में। तो ये भी बहुत आसान सवाल है। बोरॉन आपके पास 5 है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 है, 2s2 है और 2p1 है, और ये जो 2p1 है यही अनपेयर्ड है, और यही अनपेयर्ड है तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। सो 88 में आपके पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 89 के अंदर देखें वो क्या कहता है। कहता है जी आपने क्लोरीनेशन करवानी है बेंजीन की और इन दी प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड है, तो मैकेनिज्म इंतहाई सिंपल, आसान, इजी सा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास आ जाएगा। और अगर आप सपोज ये केमिस्ट्री का पोर्शन यूँ चला रहे हैं ना अभी तक, तो कोई ऐसा सवाल नहीं आया जिसने आपको जो है ना वो परेशान करना हो या करने की कोशिश भी की हो। सो ये सिंपल कैटेगरी के अभी तक सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास जा रहे हैं। अच्छा जी बच्चों, तो आपके पास 90th MCQs डाटा बेस्ड है टोटली, और इसको अगर आपको ज़ुबानी वैल्यूज़ नहीं भी याद है ना तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी प्रेडिक्शन करना कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। पहली तो बात ये है कि अगर तो आप यहाँ पर और ये सारा डाटा चेक कर लें तो ये 520 है लिथियम की, 577 है हमारे पास एलुमिनियम की, कैल्शियम की हमारे पास 590 है और बेरियम की हमारे पास 503 बनती है। सो इसके ऊपर डिबेट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। डेल्टा ऑप्शन आप लोगों के पास बनेगा इस 90th MCQs का। ठीक है जी। सो ये इंफॉर्मेशन डाटाबेस क्वेश्चन है, डेल्टा ऑप्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया एंड फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूस, वो आपके पास अमाइड्स बनाता है, डेल्टा ऑप्शन है। सिंपल सवाल है। मतलब मैं कुछ बच्चों से भी पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह ले भी रहा था कि MCQs या ये सवालात किस कैटेगरी में आए हैं, तो कई बच्चे मुश्किल, कई बच्चे आसान या कुछ इस तरह का मामला तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखें जो हमारे पास सवाल है ना, कोई ऐसा नहीं जो हमारी रेंज से बाहर आया हो। और ये फ़िलहाल खुशाइन बात ये है कि इस दफ़ा पेपर ऑब्जेक्शनेबल नहीं बना है फ़िलहाल अभी तक। बाकी आगे लेट्स सी क्या बनता है। द वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट इन जूल्स पर मोल पर केल्विन, रटा बेस्ड है आपके पास। अल्फा के अलावा राइट आंसर ही कोई नहीं बनता। टाइम सेव करते हैं। ये सवाल थोड़ा अच्छा आया है, ये पहला सवाल है जो थोड़ा हमारे पास अच्छा आया है। अच्छा सिर्फ ऑप्शंस की वजह से, सवाल में कोई कमाल ऐसा नहीं है। जो चीज़ बच्चों को ज़ुबानी याद होती है इसके बारे में वो उसने छुपा ली है कहीं पर और उनको थोड़ा सा रद्द-बदल करके आपके सामने रख दिया। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन, बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई फिनोल रिएक्ट विद एक्वस NaOH बट अल्कोहल्स कैन नॉट। भाई देखें सादा सी बात है, आपके पास यहाँ पर फिनोल NaOH से इसलिए ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कर जाता है क्योंकि वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है। पहले जो मेरे दिमाग में बात आती है, अच्छा वो स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करने की एबिलिटी है ना, वो अल्कोहल के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। और रहती सहती कसर ये है कि जब आपके पास हाइड्रोजन डोनेट कर लेता है तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है ना, जिसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं, वो अपने आप को ना स्टेबलाइज कर लेती है, जिसकी वजह से उसका एसिड अल्कोहल के मुकाबले में बेटर एसिड हो जाता है और इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने में कामयाब हो जाता है। ये इसके मुमकिन जवाबात हैं, पॉसिबल बेस्ट आंसर हैं ये 3 हमारे पास। अब वो कहता है जी सबसे पहली ऑप्शन उसने बनाई है कि फिनोल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, तो ये बात ही गलत है पहली तो बात।
और बॉइलिंग पॉइंट का इस बिहेवियर के साथ लेना देना कोई नहीं। अल्कोहल की अगर वो बात कर रहा है तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि जब सिंगुलर वर्ड में अल्कोहल लिखा जा रहा हो तो इसका मतलब एथानॉल होता है। तो एथानॉल का बॉइलिंग पॉइंट 79 के लगभग है और फिनॉल 180 के करीब है, तो हमारे पास ये जवाब वैसे गलत हो गया। अल्कोहल कंटेन स्ट्रॉन्ग OH बॉन्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेस। तो प्रॉब्लम ये है कि वीक बेस तो नहीं है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस की बात हो रही, तो स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं तोड़ पा रही है, तो इसका मतलब है ये बीटा भी गया। फिनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड दैट फैसिलिटेट इट्स आयोनाइजेशन। तो आपके पास यहाँ पर जो रिलेटिवली बेटर ऑप्शन बन रही है वो हमारे पास ये चार्ली बन रही है। और फिनॉल इज वीक एसिड ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनोक्साइड आयन, तो ये फैक्ट एंड फिगर वैसे ही गलत हो गया। तो हम लोग अब ये कहते हैं कि सर आप लोगों के पास जो फिनॉल का OH है वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो आप लोगों के पास फिनॉल का हाइड्रोजन है वो इजीली हमारे पास वहाँ से डी अटैच किया जा सकता है। ये फिनॉल का हाइड्रोजन है, ठीक हो गया, ये मैंने आपको शो कर दिया। और ये आपके पास वाटर का ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है। इधर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी फिनॉल के साथ जो है ना वो रहकर इंतहाई परेशानी में जो है ना वो मुब्तला है। उसकी वजह ये है कि फिनॉल अपने इन लोन पेयर्स को इस जगह पर ट्रांसफ़र करता है, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है बेंजीन रिंग के साथ, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए वो इस हाइड्रोजन को यहाँ से डी अटैच करना चाहता है, तभी ये हाइड्रोजन हमारे पास एसिडिक इन दी नेचर है। और इस लड़ाई को जो है ना वो फैसिलिटेट कौन करता है? पानी। पानी आकर जैसे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इंट्रैक्शन करवाता है ना, तो इस प्रोटॉन को डी अटैच करना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? आसान, और फिनोक्साइड आयन आप लोगों के पास बन जाता है। इस 93 MCQs का जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट है वो चार्ली ऑप्शन के अंदर बेहतरीन अंदाज में उसने क्लोज किया हुआ है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि बच्चा बीटा और चार्ली ऑप्शन में कंफ्यूज होगा, क्योंकि बीटा में अगर आपके पास मैं यहाँ तक रुक जाता हूँ ना तो मुझे बात किसी हद तक सही लगती है, लेकिन कैन नॉट बी ब्रोकन बाय वीक बेस। तो वीक बेस क्या, वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ भी जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता फॉर द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि बेस के साथ रिएक्शन करने के लिए उसके एक्वस मीडियम में सफिशेंट हाइड्रोजन आयंस होने चाहिए, जो कि अल्कोहल के केस में नहीं है। वो जो फिनॉल के हाइड्रोजन आयन ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, वो आपको ये चार्ली ऑप्शन कहीं ज़्यादा बेटर डिस्क्राइब कर रही है। फिर देखें जी, नेक्स्ट आपके पास 94 में प्रोपीन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ, वेरी सिंपल। ये देखो उसने एक हल्का सा ट्रिकी मीडियोकर सा सवाल बनाया और उसके बाद फिर एक हलवा क्वेश्चन उसने यहाँ पर रख दिया। ये पी ऑर्बिटल। एन इंजाइम हमसे पूछ रहा है यूज टू डिकम्पोज लिपिड्स इनटू द फैटी एसिड्स और एलिमेंट्री केनाल इन आर एलिमेंट्री केनाल सॉरी। तो हम लोग कहते हैं सर अगर वो फैटी एसिड्स में जा रहा है तो इसका मतलब है कि अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहा है। कंपोनेंट्स में अगर ये डिवाइड होता है तो यूजुअली हम लोग इस प्रोसीजर को, इस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस का नाम दे देते हैं, हाइड्रोलिसिस। और अगर लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस करनी है तो जाहिर सी बात है इसके लिए फिर सबसे बेहतरीन जो होगा वो लाइपेज ऑप्शन बनेगा, चार्ली। Molecules have one lone pair and three bond pair। यहीं से पकड़ा गया। हम लोग कहते हैं जी कि इसका मतलब है कि ये हमारे पास बेसिकली AB4 सिस्टम से बिलोंग करता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं AB3L के साथ। और इसमें आप लोगों के पास यहाँ पर अमोनिया बेस्ट एग्जांपल आती है, और उस वजह से फिर इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप बनेगी दैट इज द ट्राइगोनल पिरामिड। ज्योमेट्रिकल शेप की बात कर दी है तो फिर कंफर्म हो गया ये ट्राइगोनल पिरामिडल है।
ये सवाल भी अच्छा है हमारे पास। कहता जी कि डाई हेलो अल्केन्स को अल्काइंस में कन्वर्ट करना है, तो इनमें से कौन सी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, 2 बार एलिमिनेशन होनी है। पहली बात 2 बार एलिमिनेशन होनी है तो बीटा तो नहीं हो सकता। अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं तो बेस भी नहीं हो सकता। और इसके पहले स्टेप के अंदर आपको याद होगा टेम्परेचर 80 डिग्री और दूसरे स्टेप में आपने 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होता है, तो हीट भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड डेल्टा H नेगेटिव, बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉइनेज मेटल। कॉपर आप लोगों के पास कॉइनेज मेटल में आएगी। हम जानते हैं कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 1B होता है, इसको हम लोग कॉइनेज मेटल्स का नाम देते हैं। उसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आया हमारे पास, फर्स्ट न्यूमेरिकल, और बिल्कुल फ्लैट न्यूमेरिकल। ख़ास तौर पर वो बच्चे जो मेरे साथ क्लासेस में चाहे फिजिकल में रहे हैं या ऑनलाइन, मैं हमेशा जो स्टीशियोमेट्री का सवाल है ना, वो पानी के ही एग्जांपल से मैक्सिमम करवाता हूँ बच्चों को। और यही देखो वो पानी वाला ही सवाल उसने पेपर के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया है। और बैलेंस इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड है वो हमारे पास गिवन है। अब वो कहता है जी कि मैंने आपको 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोवाइड की है, यहीं पर सेट कर लो। इस 4 ग्राम का मतलब है कि मैंने आपको 2 मोल हाइड्रोजन के दिए एक, और मैंने आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन के दे दिए हैं। 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन का 1 मोल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि उसने बैलेंस इक्वेशन वाली ही रेशो आपके पास इस्तेमाल कर ली है। और हमारे पास मैंने आपको 28 ग्राम ऑफ वाटर बनवा कर दिया है इस रिएक्शन से। इसका मतलब है कि ये आपके पास इसकी एक्चुअल यील्ड आ गई। हालांकि आप लोगों के पास यहाँ पर अगर ये सेम रेशो चल रही है तो इसका मतलब है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होनी चाहिए थी वो हमारे पास 36 ग्राम होनी चाहिए थी। तो 36 आप लोगों के पास इसकी थ्योरेटिकल है और आप लोगों के पास एक्चुअल जो है वो 28 है। तो हम लोग कहते हैं सर कि अगर हम लोग इसका प्रोपोर्शन बनाते हैं, मतलब परसेंटेज यील्ड निकालनी है हमने, तो बच्चों परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल ओवर थ्योरेटिकल पर जाएंगे और मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। और अगर आपने ये इतनी सादा सी भी कैलकुलेशंस की हो तो बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो 100 में बीटा ऑप्शन। तो वो सारे बच्चे जो कहते होते थे पानी वाली एग्जांपल के बगैर भी कोई हो, तो ये देखो पानी वाली ही एग्जांपल आई है और जिस पर हमने मैक्सिमम प्रैक्टिस क्लास में की हुई है। ये सवाल भी जो नेक्स्ट 101 है ना, ये अच्छा है। मैं अच्छा उनको कह रहा हूँ जो जिसमें उसने लफ्ज़ या ऑप्शन या क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो रूटीन से मुख्तलिफ करके पूछी हैं, वो सवाल सारे अच्छे हैं। कहता जी अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड रिक्वायर्ड है। अच्छा, किसके लिए रिक्वायर्ड है? वीकन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड। और अगर मैं आपको थोड़ा सा ख़ास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने मेरे साथ क्लासेस पढ़ी हुई हैं, मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास ये ओरिजिनल बॉन्ड था और मैंने इस बॉन्ड को वीक करना है, तो वीक करने का मतलब है मैं इसको सिंबॉलिकली डॉटेड लाइन में लेकर जाऊँगा। और याद करो जब मैंने आपको बोला था कि डॉटेड लाइन का मतलब होता है कि ये हमने उसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, ये हमने उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो हमने वो एनर्जी जिससे हम रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच सकते हों, उस एनर्जी का नाम आप लोगों से वो पूछ रहा है। तो यहीं पर सवाल पकड़ा जाता है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर आगे वो कहता है जी कि टू एन एक्सटेंट दैट कैन बी ब्रोकन थ्रू कोलिजन इज कॉल्ड। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की ही डेफिनेशन है। और मैंने आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की 5 से 6 डेफिनेशंस क्लास में करवाई हुई हैं। और मेरा हमेशा ये मुद्दा होता था आप लोगों के साथ कि भाई ये क्यों करवाता हूँ, ताकि रूटीन में पड़ी हुई चीज़ जो है
उसको अगर वो पेपर में मुख्तलिफ अंदाज में पूछे तो आपको उसका जवाब आता हो। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपने उन लेक्चर्स के थ्रू गेन किया हुआ है तो इस सवाल तक भी पहुंचना कोई इशू नहीं है। फिर देखो बच्चे, वो आपको कहता है कि जी ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एक्स वाई जी, ये सवाल भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है। तो हमारे पास पॉसिबल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक रूटीन में बात आपको ज़रूर मालूम होनी चाहिए। हम जब भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के पीछे लॉजिक ये है कि तमाम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो सम है ना वो हमारे पास 0 के बराबर होना चाहिए। सिंपल इज दैट। तो इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन बीटा होना चाहिए। कैसे होना चाहिए ये देखो, ये आपके पास x है, ये उसने y2 लिखे और ये z भी उसने कितने लिखे 2। अब आपके पास x जो है वो क्या है +6 है, ठीक है। अब मुझे माइनस में 6 चाहिए तो एक y जो है वो -2 में है तो 2 कितने हो जाएंगे -4। एक z जो है वो -1 में है तो 2 कितने हो जाएंगे -2। तो जब इन सब को सम करेंगे तो आंसर 0। सो बीटा इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल भी आप कह सकते हैं कि अच्छी कैटेगरी का क्वेश्चन है। फिर विच सेट ऑफ द क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ये सवाल बहुत कॉमन है और इसकी बेशुमार बार हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस क्लासेस में करवाते भी हैं बच्चों को। ये समझ लें कि क्वांटम नंबर का हॉट फेवरेट MCQs बनता है। n हमारे पास 2 है, l हमारे पास 1 है। हम कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना वो हमेशा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से बड़ा होता है, तो इस लिहाज से तो वो ठीक है। और m0 है, इसमें हम लोग कहते हैं कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है या तो वो मैग्नेटिक से बड़ा होगा या फिर वो मैग्नेटिक के बराबर हो सकता है। तो ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा है और स्पिन उसने +1/2 लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये ठीक है। सो अल्फा हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर आप देखें बीटा ऑप्शन में तो N3 है, L0 है, M0 है और ये S-1/T ये भी ठीक हो सकता है। तो फौरन सवाल पकड़ा गया, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। और उस चार्ली में आपके पास यही रूल लगना है कि जो एजीम्यूथल है और जो आपके पास प्रिंसिपल हैं ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास 103 का C ऑप्शन बन जाएगा। 104 में देखें जरा, 104 में वो कहता है 2A + B goes to 3 moles of C and D, which one of the following does not express the reaction rate। ये सवाल भी अच्छा सवाल है। तो हम लोग कहते हैं जी कि आप लोगों के पास यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखा जाए तो हमारे पास ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं कि उसने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिखे हुए हैं। तो अल्फा जो लिखा उसने बी के रेफरेंस से लिखा है तो वो हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो ये सही है। माइनस का साइन शो कर रहा है कि इसकी कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। बीटा ऑप्शन देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा या डी टी, तो ये भी आपके पास यहाँ पर बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही होती है। जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि इसके साथ प्लस का साइन लिखा जाना चाहिए। सी ऑप्शन को देखेंगे अगर आप तो हमारे पास यहाँ पर ए रिएक्टेंट के रिगार्डिंग उसने ये जो है ना वो इक्वेशन बनाई हुई है और ए रिएक्टेंट के मुताबिक आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन उसके साथ लगना चाहिए। और चूंकि हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है या ए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स हमारे पास ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही होती है एज़ कम्पेयर टू द बी, तो वो आपके पास 2 के साथ ही मेंशन किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें डेल्टा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। प्रोडक्ट का जब भी रेट एक्सप्रेशन आपने बनाना है वो प्लस साइन के साथ होना चाहिए क्योंकि जो आपके पास सी की कंसंट्रेशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके साथ उसके अंदर इजाफा हो रहा है और वो बी के मुकाबले में 3 टाइम्स ग्रेटर हो रही है
और आप लोगों के पास अगर ए के रेफरेंस में देखा जाए तो वो तकरीबन 2/3 टाइम्स इंक्रीज हमारे पास हो रही है। तो उसके साथ माइनस साइन किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है, तो ये हमारे पास इसका डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा। फिर देखें जी, द ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है। तो अगर आपके पास हमने इनका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चले जाएं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि टॉप टू द बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल में इजाफा होता है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल में इजाफा है तो सिल्वर सबसे नीचे, उससे ऊपर कॉपर और उससे ऊपर आपके पास हाइड्रोजन। चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। फिर देखेंगे बच्चों, आपके पास यहाँ पर 106 है, 106 एसिटल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन। अच्छा, टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आपके पास चार्ली आसान है, क्योंकि बाकी सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। इससे उसको इथेन बना देगा, इससे वो एथानॉल बनेगा, इससे भी एथानॉल बनेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग सिर्फ चार्ली से बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर निकालना है तो आपके पास फोर्सेस जो है ना वो सबसे वीक होनी चाहिए, सबसे वीक फोर्सेस इनके अंदर होना ज़रूरी है। ओके, हाईएस्ट वेपर प्रेशर अगर आपने निकालना है तो हम जैसे कह रहे हैं कि इसका रूल ये है कि इसमें लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होनी चाहिए, लोएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब जैसे एसीटोन होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 56 होता है। एसिटल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइसोपेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो तकरीबन 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बेंजीन आप लोगों के पास 80 डिग्री है। अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके याद हों पेपर के अंदर तो वो आपको तकरीबन हिंट दे जाता है कि हमारे पास इनका किस में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और किस में फोर्सेस जो है ना वो कंपैरेटिवली वीक होती हैं। तो सबसे वीक फोर्सेस आपको यहाँ पर एसिटल्डिहाइड में नज़र आ रही हैं, तो इसका वेपर प्रेशर ना हमारे पास सबसे ज़्यादा होगा। ये भी डेटाबेस क्वेश्चन उसने बनाया है। अगर आप इसकी रूम टेम्परेचर पर वैल्यूज़ देखें भी तो आपको पता चल जाएगा कि जो एसिटल्डिहाइड है ये तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आपको 740 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है ना वो प्रेशर प्रोवाइड करता है। सो 107 में बीटा ऑप्शन है। टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक ड्यू टू, करेक्टर ड्यू टू, फेमस क्वेश्चन है जी। टर्मिनल कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज टर्मिनल कार्बन sp2, टर्मिनल कार्बन sp3, टर्मिनल कार्बन एटम शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे को इस सवाल में परेशानी आई हो। सो ये अल्फा इज द राइट आंसर। sp करेक्टर की वजह से हम जानते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इजाफा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, और हाइड्रोजन की आप लोगों के पास 2.1 होती है। तो डिफरेंस आपके पास तकरीबन जो है ना वो इस केस में 0.9 आ जाता है। तो जो टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन होता है ना, इट गेट सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जो इसको एसिडिक बना देगा। 109 में ना उसने थोड़ा बच्चों को डोज करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें डोज होने की ज़रूरत थी नहीं। उसने ना ये सिर्फ फिशर एस्टेरिफिकेशन का नाम लिख दिया। हालांकि मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पेपर में बैठे हुए हैं आप इसके नाम को इग्नोर करें, आप फोकस करें कि एस्टेरिफिकेशन है। और अगर हमारे पास यहाँ पर एस्टेरिफिकेशन है तो इट मीन्स के कंपोनेंट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और दूसरा आप लोगों के पास अल्कोहल होता है। और अल्कोहल जो है ना ये हमारे पास यहाँ पर जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग बारहा क्लास में बोलते हैं कि एस्टेरिफिकेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू दी अल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर ये दोनों ना लिखे जाएं तो इनको कंडेंसेशन रिएक्शन का नाम
दिया जा सकता है। जनरली भी अगर आपके दिमाग में हो तो इनका चांस ही नहीं है हमारे पास यहाँ पर बनने का, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन वो कुछ स्पेसिफिक कर ही नहीं रहा, एलिमिनेशन होती कोई नहीं है, और डिहाइड्रोजनेशन का भी फिलहाल कोई चांस यहाँ पर नहीं बनेगा। कंडेंसेशन इसका बेस्ट आंसर बनता है। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय द क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर। लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं, 110 का ये ऑप्शन बन गया। अब ये एक जो है ना सवाल मेरे नज़दीक जो आज का अगर इस साल के एंटी टेस्ट का कॉन्ट्राडिक्टेड हुआ तो वो ये होना है। हालांकि ये सवाल मैंने जनरली क्लासेस के अंदर डिस्कस किया भी हुआ है, लेकिन लेट्स से कि इसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं ज़रा जनरल बेस के ऊपर। कहता जी कि द थ्योरी विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर एक्सेप्ट, किसका इसमें ताल्लुक है, ताल्लुक नहीं है सॉरी, सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ। मैं कहता हूँ अगर आप एमओटी याद करो तो आप लोग एमओटी में पढ़ते होते थे कि सिग्मा है और सिग्मा स्टार है, आपके पास यहाँ पर पाई है और पाई स्टार है, तो ये तो सिग्मा पाई के साथ डील करती है गया। वीबीटी तो स्पेसिफिक है, इसी ने तो सबसे पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में बताया, तो ये भी हमारे पास निकल जाता है। अब पीछे मैच पड़ता है इन दो का, वेस्पर और CFT। मेरा वोट इस की के आने से पहले पहले जो है ना वो चार्ली के साथ है। मुझे ये लगता है इसका जवाब वेस्पर होना चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कट हमारी किताब में लिखा हुआ है कि वेस्पर थ्योरी का ताल्लुक सिर्फ ज्योमेट्री के साथ है, वेस्पर का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ है। ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती है, ये इसकी लिमिटेशन में शामिल किया जाता है कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कुछ नहीं बताती हमें। और CFT के बारे में भी कुछ लोगों का डाउट होता है कि यार ये भी तो नहीं है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग, चूँकि हमारी किताबों में CFT का जिक्र ही कोई नहीं है, इसमें एक सिर्फ कमी बेशी है कि ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऊपर, और ये बेसिकली बताती है आप लोगों के पास यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट के जो d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं और जो लिगेंड्स आपस इनके साथ बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन कैसे होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप होती है, तो वो किसी हद तक कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करने में हमारी मदद कर देती है। वहाँ पर ये आपके पास ट्रू इन सेंस सिग्मा और पाई बॉन्ड का कोई लेना देना तो नहीं है, बट वो जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है, स्प्लिटिंग है, उनके साथ इसका इंटरेक्शन एक्सप्लेन होता ज़रूर है। लेकिन वेस्पर का बॉन्डिंग के साथ कोई दूर दराज तक रास्ता वास्ता नहीं मिलता, इसलिए मेरे नज़दीक इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो चार्ली होना चाहिए। अब इसमें किसी किताब की लिखी हुई लाइन की वजह से कुछ गड़बड़ हो रही हो या कोई किताब बीच में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रही हो तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चार्ली के साथ केमिकल बॉन्डिंग का कोई लेना देना नहीं। वेस्पर की कोई सी किताब पढ़ लें, वो आपको सिग्मा का जिक्र तक नहीं करती है, वो पाई बॉन्ड का जिक्र तक नहीं करती है अपनी एक्सप्लेनेशन के दौरान। सो अगर हमारे पास किसी हद तक चार्ली और डेल्टा दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ज़्यादा वोट प्रायोरिटी प्रेफरेंस जिसको देनी चाहिए ना, वो हमारे पास वेस्पर को देनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास यहाँ पर करेक्ट आंसर। 112 में वो कहता है वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, रट्टा बेस्ड आसान तरीन सवाल आप लोगों के पास आ गया, और अगर ये आसान तरीन सवाल आया है तो ये सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको याद है या नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ना, वो हम जानते हैं कि 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड होता है। अब इसमें जो फिलहाल अल्फ़ा और बीटा ऑप्शन है ये तो ब्लर है बिल्कुल सी, मुझे इनमें तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं हो सकती राइट आंसर, लेकिन अब इशू सिर्फ चार्ली और डेल्टा में है। मुझे लगता है ये थोड़ी सी फॉर्मेशन इसकी ब्लर है, वो आपके पास ओरिजिनल पेपर है, आप उसमें से देख लीजिएगा, बट जो मैं रीड कर पा रहा हूँ वो डेल्टा बनता है इसमें। सो 112 का डेल्टा ऑप्शन।
द फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इसको हम लोग रेट लॉ कहते हैं। ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अ टाइप ऑफ होमोपॉलीमर। ये डेफिनेटली सी बात है। इसमें कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ भी रहे थे जी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2 ठीक बन रहे हैं, 3 ठीक बन रहे हैं। पीवीसी अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको बनवाते कैसे हैं, ये आपके पास विनाइल क्लोराइड होता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपके पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl है, ये विनाइल क्लोराइड है। और ये आपके पास बना कैसे होगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl के कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये आप लोगों के पास यहाँ पर अगर इसकी ये फॉर्मेशन मोनोमर की देखी जाए तो वो ये 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की वजह से बन रहा है। सो इसको अगर हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में लेकर जाएं तो इट्स अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। चार्ली ऑप्शन बनेगा। ठीक है। होमोपॉलीमर इसको मत कहें यहाँ पर इस सेंस में, क्योंकि एक ऑब्जेक्शनेबल ये बात हो सकती है कि इस मोनोमर को बनाने के लिए आप लोगों को ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सो यहाँ से इसकी फॉर्मेशन हमारे पास करवाई जाती है। तो ये प्योर कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसको आगे आपने पॉलीमराइजेशन में लेकर आना है। सो इसलिए थर्मोप्लास्टिक को प्रायोरिटी दें और आप लोगों के पास ये आंसर चार्ली बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट pressure of ideal gas at this temperature? At this temperature mean absolute zero। एब्सोल्यूट जीरो पर गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो प्रेशर नामी कोई चीज़ नहीं होगी, डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक बफर? अब थोड़ा आसान होना शुरू हो गया है, अल्फा ऑप्शन आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस बफर बना ही नहीं सकती है, तो ये बीटा चार्ली गया। और डेल्टा आपके पास एसिडिक बफर है, ये वैसे चला गया। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। What happens when hydrogen is added to the ammonium hydroxide and chloride? ये बेसिक बफर है, सिंपल इज दैट। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और साथ में आपने इसमें डाल दिया है अमोनियम क्लोराइड और बफर बना दिया, और इसमें आपने अब ऐड किया है, इस बफर के अंदर आपने ऐड किसको कर दिया है, हाइड्रोजन आयन को। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये H आप लोगों के पास आया है तो इस H को नलीफाई करने के लिए बफर में से कौन सा कंपोनेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होगा। मैं कहता हूँ सर नेगेटिव ही आएगा कोई। अब इसमें नेगेटिव OH है, इसमें नेगेटिव Cl है। अगर ये नेगेटिव आते हैं Cl वाले तो इसके साथ केमिकल रिएक्शन करके HCl बना देगा, ये तो हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो Cl नहीं आएगा। अल्टीमेटली अगर OH आता है इस H को नलीफाई करने के लिए तो पानी बन जाएगा, और अगर आपके पास पानी बन गया तो बफर आप लोगों के पास इस H के इफेक्ट को नलीफाई करने में कामयाब हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि इस H के आने की वजह से हमारे पास यहाँ पर ये जो होगा हाइड्रोक्सिल आयन, इस हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन में कमी आएगी। और ये जो अमोनियम आयन इस बेस का होगा ना, वो इस क्लोरीन, इस HCl या एसिड के साथ जो मौजूद क्लोरीन होगी उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्ट की प्रोडक्शन में इजाफा करवा देगा। सॉल्ट की प्रोडक्शन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि OH जो है ना उसकी कंसंट्रेशन में कमी आई है। ये जब आप पढ़ते हो कि बफर वर्क कैसे करते हैं, ये उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को पॉइंट बना कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहता है मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड, ये तो गया। और आपके पास नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये भी गया। ठीक हो गया। अब पीछे मैच पड़ गया आप लोगों के पास किसका, बीटा और चार्ली का। उसको ज़रा समझने के लिए मुझे यहाँ पर लिख कर आपको कुछ बताना पड़ेगा। ये देखो,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड की आयोनाइजेशन थी और आपके पास ये अमोनियम था और साथ में कौन मौजूद था, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और इधर आपके पास अमोनियम क्लोराइड था और अमोनियम क्लोराइड की जो आयोनाइजेशन थी वो आपके पास थी अमोनियम और आपके पास Cl-। ठीक है, इन दोनों का कॉमन आयन इफेक्ट हुआ, बफर बना और आपके पास रिएक्शन जो है ना वो रिवर्स डायरेक्शन में जा चुका हुआ है। ये हम कहते हैं जी छोड़े पड़े, ये बफर बनाकर हमने आपको दे दिया। अब मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर एसिड ऐड कर दिया है बाहर से और एसिड किसको कंज्यूम कर रहा है, OH आयंस को कंज्यूम कर रहा है। जब OH आयन कंज्यूम होंगे तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो इक्विलिब्रियम आप लोगों के पास किस तरफ शिफ्ट होगा, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। सो इट मीन्स कि इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो गया। सो ये 4D ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। 118 में देखें जी, व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट इन फॉर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथेन एंड हैलोजन, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हीट एंड UV लाइट। ये आपके पास है सिंपल। सनलाइट इस्तेमाल करें वो नहीं है तो अल्ट्रावायलेट करें वो नहीं है तो आप लोगों के पास इसमें हीट या टेम्परेचर यूज़ किया जा सकता है। 19 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन, एरोमेटिसिटी है, स्टेबिलिटी है, हक्कल रूल को फॉलो करता है, रिएक्टिविटी नहीं है, हाईली रिएक्टिव नहीं, डेल्टा ऑप्शन। करेक्ट अरेंजमेंट, ये सवाल भी अच्छा है, ज़रा रूटीन से जो है ना हमारे पास यहाँ पर बना है। करेक्ट अरेंजमेंट बतानी है ऑर्बिटल साइज के लिहाज से। एक सादा सी बात याद रखो, आपके पास यहाँ पर जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर परसेंटेज S करैक्टर बढ़ता है, वो बच्चे जो मेरे से पढ़े हुए वो मेरी ये बात को ज़रूर सुनेंगे, फॉलो करेंगे। हम कहते थे S करैक्टर बढ़ने से जो ऑर्बिटल होता है ना आपके पास वो मोर एंड मोर सिमेट्रिक होना शुरू हो जाता है और जितना वो सिमेट्रिक होता चला जाएगा उसके साइज में उतनी कमी आ जाती है। सिंपल। तो S करैक्टर बढ़ने से आपके पास साइज कम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इस सिनेरियो को ज़हन में रखो तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर। क्या कहा मैंने कि परसेंटेज S करैक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा तो हमारे पास यहाँ पर वो ऑर्बिटल उतना सिमेट्रिक होगा, जितना सिमेट्रिक होगा साइज उतना कम हो जाएगा। कंसीडर द इक्वेशन। ओके, कर ली हमने इक्वेशन को। What volume of hydrogen gas is required to produce 1 mole of water at standard temperature pressure? अगर आप लोगों के पास यहाँ पर ये इक्वेशन को देखा जाए, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो हम लोग कहते हैं आपने 1 मोल ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करवाना है। तो 1 मोल ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करने के लिए आप लोगों के पास हाइड्रोजन का 1 मोल लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन का हाफ मोल लेना पड़ेगा और फिर कहीं जाकर 1 मोल वाटर का बनेगा। और हम लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर गैसियस फेज में केमिकल रिएक्शन को डील किया जा रहा हो तो एवोगैड्रोस लॉ को इस्तेमाल करते हैं। एवोगैड्रोस लॉ को इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो मोल रेशो होगी वही वॉल्यूम रेशो है। तो ऑक्सीजन का हाफ मोल है और हाइड्रोजन का कंप्लीट मोल है और अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर और प्रेशर पर हाइड्रोजन का 1 मोल यूज़ हो रहा है तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, बीटा ऑप्शन। अच्छा, बेहतरीन और आसान सवाल है। फिर देखें जी, आपके पास 122 है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें थ्योरेटिकल यील्ड 25 ग्राम है और आप लोगों के पास यहाँ पर ओनली 20 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट वाज ऑब्टेन्ड, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। कितना आसान तरीन सवाल है। हमारे पास हमने परसेंटेज निकालनी। एक्चुअल यील्ड उसने कितनी दी है आप लोगों को, 20 ग्राम। आपके पास थ्योरेटिकल कितनी है, 25 और मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ तो करेक्ट आंसर आपके पास डेल्टा। ईजीएस्ट।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन मोस्ट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट अ की करेक्टरिस्टिक ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। दोबारा आया रेडॉक्स रिएक्शन, वाटर बॉइलिंग टू द स्टीम ना, ये तो फिजिकल चेंज आ रहा है ना, इसमें तो रिएक्शन ही कोई नहीं हुआ। हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म द हाइड्रोजन क्लोराइड, यही होगा, सिंपल, बीटा इज द राइट आंसर। जस्टिफाई अभी कर लेते हैं, और बाकी दोनों में तो चांस ही कोई नहीं। सोडियम क्लोराइड डिसॉल्विंग फिजिकल चेंज है, एथेनॉल एवेपोरेटिंग फिजिकल चेंज है, तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं। इक्वेशन बना लो, H2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, और HCl एक प्लस में और एक माइनस में, रेडॉक्स हो गया। फिर जी हमारे पास यहाँ पर इफ 100 किलो जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय स्टीम एंड 40 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हमारे पास यहाँ पर 100 किलो जूल उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, और हमारे पास यहाँ पर सिस्टम के एंड 40 किलो जूल वर्क डन सिस्टम में हुआ, के ऊपर हुआ, प्लस हुआ यानी कि, तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं, डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा। तो 100 उसने एब्जॉर्ब की है और वर्क डन किया है उसने 40। वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आपके पास पॉजिटिव है, बाय द सिस्टम नेगेटिव है अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, सो राइट आंसर इज डेल्टा। ठीक है जी। और द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Fe+3 और एटॉमिक नंबर हमारे पास ये होता है उसका। तो आप सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन बना लो। तो आयरन अगर +3 में होगा ना, तो आपके पास 4s0 एंड 3d5 है, और ये जो 3d5 हैं ये सारे के सारे अनपेयर्ड हैं, तो चार्ली ऑप्शन ठीक हो गया। तो हमारे पास 125C है। और इफ़ द परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल, ये है हमारे पास, व्हाट विल बी द थ्योरेटिकल यील्ड। ये देखो, अब मज़े की बात ये है, ये ऊपर अभी सवाल किया हमने 122वां, और ये जो आपके पास 126वां है, एक ही चीज़ बन गई हुई है। हाँ, सॉल्व करने का तरीका मुख्तलिफ है। परसेंटेज बराबर है हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल और थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई विद 100, और परसेंटेज उसने दे दिया आपको 80, तो 80 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा परसेंटेज ख़त्म करके, और एक्चुअल उसने आपको दे दी है 20, थ्योरेटिकल आपने निकालनी, सिंपल। तो अब आपके पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, थ्योरेटिकल चले जाएगी इक्वेशन की दूसरी साइड पर, 20 इधर आ जाएगा, उधर 80 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर, इधर 100 मल्टीप्लाई, तो ये 0 इस 0 के साथ गया। 2 का टेबल पढ़ें तो ये 4, और ये आपके पास यहाँ पर 10। फिर आपके पास पढ़ें तो ये हमारे पास 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 और ये 5, ठीक है। और आपके पास 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 50 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 ग्राम्स आंसर। अब तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट ये बीटा इज़ द राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन मेरे मुताबिक जो मैंने इसकी एक असेसमेंट पढ़ने पढ़ाने के बाद आपके साथ शेयर की है, लॉजिकली जितने भी सवालात बनते हैं, क्या रीज़न, क्या पॉइंट, क्या वजह, वो सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप सुने, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अपनी की को मैच करें, होपफुली के UHS इसके अकॉर्डिंग या करीब तर इसके आंसर बनाता है। और लेट्स सी कि अगर किसी ऑप्शन में या की में गड़बड़ होती है, डिफरेंस आता है, तो वो फिर किस लेवल का होगा और उसको फिर कैसे एड्रेस और डील किया जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह करे कि आप लोगों के जवाबात इसके मुताबिक बिल्कुल ठीक बन रहे हों। अब कमेंट में आपने ज़रूर मुझे बताना है कि आपका इसके मुताबिक आंसर क्या बनता है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अच्छे अच्छे नंबरों से आपको नवाजे। अल्लाह हाफिज़।